कैंसर होता क्या है? गिल्टी भी आ सकती है, अल्सर आ सकता है, स्किन कलरेशन चेंज। कैंसर की एक टाइम है जिसमें स्किन ये मोल ही मोल बनना शुरू हो जाता है। ये वो साइन है जो पेशेंट आइडेंटिफाई करता है कि यार ये क्या नॉर्मल से ज्यादा मेरे तिल नहीं बनना शुरू हो गया। तो अगर कोई अल्सर बन जाता है में और वो ठीक नहीं हो रहा तो दैट इज अलार्मिंग साइन और आपको देखना होगा। सबसे खतरनाक कैंसर कौन सा है? प्योर कैंसर है जो एग्रेसिव होता है। बालों को भी जो आप डाई करते हैं ये प्रूवन है कि ये भी कैंसर सेल करते हैं। माय गॉड, हेयर डाई से भी कैंसर और हो जाता है। डेफिनेटली आपका ये लंग्स को कैंसर कर रहा है, ये किडनी कैंसर में भी बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैडर कैंसर में भी बहुत रोल है इसका। जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और जो लोग बेचारे बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, तो खुदा ना खास्ता उनको इन फ्यूचर कैंसर हो सकता है। फ्यूचर में नहीं, ये हो सकता है उस वक्त उन्हें कैंसर हो गया हो। डेफिनेट बात होती है कि अगर बाप को या दादे को या परदादे को कैंसर था तो आगे ऑफस्प्रिंग्स को भी कैंसर होगा। चांसेस आर वेरी हाई। कीमो की इतनी पेन होती है, इसको हम किस तरह कम कर सकते हैं? कैंसर क्या होता है, कैंसर क्यों होता है, कैंसर कब फैलता है आपकी बॉडी में और हमारी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हम कैंसर पेशेंट बन जाते हैं। अगर हमें बुखार हो, फ्लू हो, खांसी हो, हम इन चीज़ों को बहुत लीनियंट लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि यही मेजर रीज़न बन सकती है कि हमारी बॉडी में कैंसर बन जाए। क्या आप जानते हैं कि ये सिगरेट, वेप और जो हम बाल डाई करते हैं, हेयर डाई से भी हम कैंसर पेशेंट बन सकते हैं? तो इस पॉडकास्ट को आपने एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में डॉक्टर सैयद महमूद अली ने वो सारी चीज़ें बताई हैं जो कैंसर अवेयरनेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबको देखनी चाहिए, ताकि हमारे किसी के भी घर में अगर कोई भी पेशेंट कैंसर का है तो उसके लिए फ़ायदा हो सके। आज हमने कैंसर को समझना है, तो जो मेरा आपसे पहला सवाल है वो यही है कि ये कैंसर होता क्या है? अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने सेलेक्ट किया और मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, सोनो के ज़रिए सबको बताना चाहूँ कैंसर है क्या। हर दूसरा बंदा आजकल हमें मिलते हैं जिसे कैंसर की बीमारी है या कोई उनके रिलेटिव कैंसर के पेशेंट है। कैंसर बेसिकली सेल्स हैं जो ओवर ग्रोथ करते जाते हैं। मतलब कोई भी सेल हो, आँख, कान, नाक, मुँह का सेल होते हैं जो बढ़ते हैं। मतलब 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते, ये रुकते नहीं हैं। वरना अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि कोई चीज़ ग्रोथ करती है उसे रोकने वाला, कंट्रोल करने वाला सिस्टम मौजूद होता है। जब कंट्रोल सिस्टम ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, ये ग्रोथ करते रहते हैं, ओवर ग्रोथ करते रहते हैं, जिसकी वजह को हम कैंसर बोलते हैं। क्यों? उसकी वजह से, ओवर ग्रोथ की वजह से कोई आपके लंप बन जाएगा, उभार आ जाएगा, पीप बन जाएगी। तो हमें इससे पता लगता है कि इस पेशेंट को कैंसर हो गया। और भी अलामात होती हैं, लेकिन इन जनरल अगर मुझसे पूछें तो कैंसर इज़ द ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल, जो कि कंट्रोल में नहीं आते बॉडी के और वो ग्रोथ करते करते जाती हैं और उनसे कुछ ऐसे केमिकल्स भी निकलते हैं जिसकी वजह से बॉडी को नुकसान होता है और अलामात आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि हमारी सेल्स की जब ओवर ग्रोथ होती है तो वो कैंसर बन जाता है, तो क्या हमारे नॉर्मल सेल्स में और कैंसरस सेल्स में कोई डिफरेंस होता है? बिल्कुल, बिल्कुल होता है। देखें, जो नॉर्मल सेल है ना, वो भी, उनकी भी एक लाइफ है। वो एक कुछ अरसा रहती हैं, उसको रिप्लेस कर, जैसे हमारे स्किन सेल्स होते हैं, हमारे इर्द-गिर्द और नए आ जाते हैं। अच्छा, जो कैंसर सेल होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और वो ग्रोथ करते जाते हैं। दे डोंट डोंट गोइंग टू डाई। जो बढ़ते जाते हैं और अपने इर्द-गिर्द खून की शरेयानें भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, खुराक भी खींच लेते हैं अपनी तरफ और ऐसे केमिकल्स और हार्मोन्स क्रिएट करते हैं जो नॉर्मल सेल नहीं क्रिएट करते, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अलामात, भूख ना लगना, ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, यरकान आ जाना, वेट लॉस हो जाना। तो ये सारे सिम्टम्स आपके जो हार्मोन जो सिक्रिएट करते हैं उसकी वजह से होता है। नंबर 2, जो आपने बात की, जो ये सेल होते हैं ना, कैंसर सेल, ये फैल भी जाते हैं, ये उधर इधर भी चले जाते हैं, जो कि नॉर्मल सेल नहीं जाते। तो ये एक बड़ा कॉमन डिफरेंस है इसके, हम देखते हैं। आप बता रहे हैं कि हमारे कैंसर सेल्स फैल भी जाते हैं और नॉर्मल सेल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक मुद्दत के बाद, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बाद वो डेड हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा से न्यू सेल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ और बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे सेल्स जो हैं ये अब ओवर ग्रोथ में जा रहे हैं या खुदा ना खास्ता हमारी बॉडी में कैंसरस सेल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं? हमारे तो खुद ये समझ में आएगी ही नहीं चीज़। बिल्कुल आपने सीखा। देखिए, कुछ सिम्टम आते हैं जिसके अंदर, लाइक मैं कहूँगा, पेशेंट को ऐसे होता है सडनली भूख लगना कम हो जाए, हम्म। भूख ही नहीं लग रही। हम्म। और सबसे ज़्यादा जो मेरे पास पेशेंट आते हैं या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वज़न, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड
वेट लॉस। पेशेंट कहता है कि जी मेरा 1 महीने के अंदर 5 किलो वज़न कम हो गया, मेरा 6 महीने के अंदर 15 किलो वज़न कम हो गया, जो कि एक्सप्लेन नहीं होती चीज़ें। या ऐसे बुखार रहना, आप बुखार पेशेंट का सेटल ही नहीं हो रहा, रिपीटेडली बीमार हो जाना, लेथार्जिक हो जाना, कमज़ोरी बहुत होना। तो ये सारी अलामात होती हैं जिसमें हमें देखना पड़ता है, क्या इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है? ये तो हिस्ट्री बताएगी। नंबर 2, पेशेंट आ जाते हैं, हमें कहते हैं हमारे स्वेलिंग है, गिल्टियाँ बन गई हैं। हम्म। बगल में गिल्टियाँ हैं, गले में गिल्टी है, टाँग के अंदर गिल्टी है। तो हमें देखना पड़ता है कि वो गिल्टी क्या सॉफ्ट है, हार्ड है, कैसी है? और उसकी दूसरी चीज़ कन्फर्मेशन के लिए फिर बायोप्सी आ जाती है। वो जो गिल्टी है उसमें से आप छोटा-सा पीस लेते हैं सिरिंज के ज़रिए और उसको एनालिसिस करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे और उसका स्ट्रक्चर देख, जैसा कि मैंने बताया, आपने पहले मुझसे सवाल किया कि नॉर्मल सेल और उसमें क्या फ़र्क? तो उसका स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। तो फ़ौरन देखते ही आपको पता लग जाता है कि ये कैंसर सेल है। स्ट्रक्चर में कैसा फ़र्क होता है? किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? हमें पता चल सकता है? नहीं, हमें नहीं पता लगेगा, आम इंडिविजुअल को नहीं पता लगेगा, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जाता है, क्योंकि सेल बहुत छोटा है। तो उसको देख के आम बंदे को नहीं पता लगेगा। क्लिनिकल सिम्पटम्स से जो समझदार लोग होते हैं, वो आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल थिंग, कोई गिल्टी बन गई। जैसा पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूँ, सबसे कॉमन सीए ब्रेस्ट है, हुँ। जो कि अबाउट 22% है जो रिपोर्टेड है। हुँ। अगर फीमेल में ये है, मेल की बात करूँ तो ओरल कैंसर ज़्यादा है, नंबर 1 के ऊपर है। तो अगर कोई अल्सर बन जाता है मेल में और वो ठीक नहीं हो रहा, तो दैट इज़ अलार्मिंग साइन और आपको देखना होगा क्या-क्या मैं कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहा? या फीमेल है, उसमें रिकमेंडेशन ये है कि अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अगर आपको कोई हार्ट फीलिंग, गिल्टी, कोई डिस्चार्ज, कोई ब्लड लॉस आ रहा है, आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए कि कहीं आप कैंसर की तरफ तो नहीं जा रहे, हुँ। ताकि आप टाइमली कंसल्टेंट को अप्रोच करें और अर्ली डायग्नोसिस हो, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि हमारी बॉडी में सेल्स की ओवर ग्रोथ होती क्यों है? मतलब क्या वजह है कि हमारी बॉडी खुद ब खुद सेल्स को जो है वो ओवर ग्रो करना स्टार्ट कर देती है और वो कैंसर सेल्स बन जाते हैं और हमारी बॉडी में कैंसर बन जाता है? अच्छा देखिए, मैं इसको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी हाइट 5'4" है, हुँ। यहाँ पे आके क्यों रुक गई? ये बढ़ी क्यों नहीं? हुँ। ये अल्लाह का निज़ाम है, एक बैलेंस सिस्टम है, दो एक को ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, एक रोक रहा है कि इस लिमिट से आपने आगे नहीं जाना। हम ये जो देखते हैं लंबे लोग आलम 7-8 8 बेसिकली ये ओवर ग्रोथ है। आखिर एक स्टेज पे यू हैव टू स्टॉप। अगर आप नहीं रुकते, बढ़ते जाते हैं, या हमारी आँख का एक साइज़ है, अगर ये इससे बढ़ना शुरू हो जाए फिर? हुँ। तो वो जो सिस्टम जो होता है, जो रोकता है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि आपने इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना, वो सिस्टम को मानने से इनकार कर देते हैं सेल। और वो बढ़ते रहते हैं और इसलिए आपको गिल्टियाँ, लम्प्स क्या है, ये एक्सेसिव साइज़ होता है। अगर एक उसका साइज़ 1 सेंटीमीटर है, तो वो 10 सेंटीमीटर का हो गया और वो सिर्फ़ साइज़ नहीं बढ़ा, उसने इर्द-गिर्द के स्ट्रक्चर को भी इन्वॉल्व किया। नंबर 2, ऐसे सिक्रीट करते हैं हार्मोन वो कि अपने इर्द-गिर्द वो तमाम खून की शरेयानें अपनी तरफ मोड़ लेता है। खुराक, जिसमें ग्लूकोज़ है, जो न्यूट्रिशंस हैं, आप वो देखिए जो कैंसर पेशेंट होता है, उसका जो कैंसर जिस एरिया का है, टाँग का है या ब्रेस्ट का, वो साइज़ तो बढ़ रहा है लेकिन बाकी बॉडी श्रिंक कर रही होती है, हुँ। क्योंकि वो अपने तमाम रिसोर्सेज़ कैंसर सेल अपनी तरफ खींच लेता है। ये उसकी ख़ुसूसियत है। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से ये डिफरेंट हो जाता है और आप खुद आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। इसलिए अगर मैं पाकिस्तान में की बात करूँ, जैसा मैंने बात की कि सीए ब्रेस्ट पाकिस्तान में सबसे कॉमन है, टॉप पे है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? सेल्फ एग्ज़ामिनेशन है। हुँ। आप ही बता सकते हैं कि देयर इज़ समथिंग एबनॉर्मल, और यही मैं आपके इस शो से ये कहना चाहूँगा, कब करें? आप कोई हार्ड फीलिंग गिल्टी हो, कोई डिस्चार्ज हो, अल्सर बन रहा हो, आपके पीप आ रही है, रुक नहीं रही, तो आपको फ़ौरन कंसल्टेंट को अप्रोच करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अलामात कैंसर के हो सकते हैं। कुछ लोग तो खौफ से भी नहीं जाते कि खुदा ना खास्ता कैंसर निकलना है। हमारे घरों में जो औरतें हैं स्पेशली, उन्हें पता भी होता है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो बस इस ये माइंडसेट है कि उन्हें खौफ इतना है कि अगर हम जाएंगे तो हमें कुछ ऐसी बात ना पता चल जाए, खुदा ना खास्ता ये ना पता चल जाए कि हमें कैंसर है, और वो अपनी उस डिजीज़ को, उस बीमारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ और मैं यही समझता हूँ कि यही मीडिया और सोशल मीडिया आगे पॉडकास्ट का जो रोल ही यही है कि अवेयरनेस दी जाए। हम्म। डोंट डिले इट। अगर आपको पता लग गया है, टाइम इसमें बड़ा मैटर करता है, टाइम इज़ की। अगर आप टाइमली आ गए,
ट्रीटमेंट सक्सेस रेट इज़ वेरी गुड। लेकिन आप अगर डिले करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे जाने कुछ निकल ना आए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है कि क्या उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं आपके शो के ज़रिए, और मैं चाहूँगा आप भी इसको कहें कि हमें जब सिम्टम पता लगते हैं, डोंट वेट, एज अर्ली एज पॉसिबल आप जाएं, क्योंकि इसका सक्सेस रेट अच्छा है। बहुत तरक्की हो चुकी है, बहुत सी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, कीमोथेरेपी की, सर्जरी अवेलेबल हैं, कि अगर टाइमली जो प्रॉब्लमेटिक है, जो अगर अल्सर है या जो गिल्टी है, अगर आप उसको टाइमली रिमूव कर देंगे, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप देर से आते हैं, इस वजह से कुछ निकल ना आए, वो फैल गया, फिर रिजल्ट में फ़र्क आ जाता है। तो मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ हर बंदे को कि अगर कोई ऐसे सिम्टम हो, आपका वज़न कम हो रहा हो, बार बार आप कहें कि आपको इन्फेक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, बुखार नहीं उतर रहा, आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और रोकने वाला सिस्टम जो है ना वो ख़त्म हो चुका होता है, वो रुकते नहीं है तो वो कैंसर सेल्स बन जाते हैं। तो क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से ही बन रहा होता है सारा कुछ? अल्लाह ताला की तरफ से ही हमारी बॉडी में कैंसर बन जाता है कि हमारी अपनी भी कुछ गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो कर जाते हैं? देखिए, इसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है जेनेटिक्स का आता है। जीन्स में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो ग्रोथ, क्योंकि हमारे बॉडी का निज़ाम जो है, जीन्स में ऐसी चीज़ों से मुराद कैसी चीज़ें आती हैं? ऐसी जिसमें कोडिंग है। ठीक है। जीन्स में है कि मैंने हाइट मेरी 5'4" होनी है, मेरी नज़र जो है इतनी रुकनी है, मेरे बाजू की लेंथ इतनी होनी है। तो ये हमारी एक कोडिंग हुई हुई है कि, और इतनी इसकी लाइफ है। ये भी कोडिंग हुई हुई है। अगर हम इस्लाम की रिलीजियस बात करें, हमें कि इतनी लाइफ है, तो उसके ऊपर ये होता है कि ये सेल्स एबनॉर्मल हो जाएं। अच्छा, लेकिन सम टाइम क्या होता है, कुछ ऐसे फैक्टर जो आपने बात की, जो इसको चेंज कर देते हैं, जो कैंसर में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। रेडिएशन है, ओवर एक्सरेज हैं, जो रेडिएशन पे काम कर रहे हैं, जो बाकी जहाँ जो एटम बम की हम बात करें, तो क्या होता है वहाँ पे, आप जाके देखें तो सही, वहाँ पे सारे नॉर्मेलिटीज आई, कैंसर सेल्स बहुत ज़्यादा बन गए। तो ये चेंजेस आ जाती हैं। कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो जीन्स के अंदर कोडिंग को चेंज कर देती है, उसको डैमेज कर देती हैं, और वो अगर रिपेयर नहीं होता तो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। खुराक, आजकल आपको पता है हमारे यहाँ तो बड़ा मुश्किल हुआ है, ऑर्गेनिक फूड है नहीं, सिंथेटिक है सब कुछ, आर्टिफिशियली है सब कुछ, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपके कलर्स, ये जो डाई डालते हैं ना, डाई बालों को भी जो आप डाई करते हैं, ये प्रूवन है कि ये भी कैंसर सेल करते हैं। माय गॉड, हेयर डाई से भी और कैंसर हो जाता है? डेफिनेटली आपको पता है, सीए प्रोस्टेट, ब्लैडर के सीए का, उसमें वन ऑफ द फैक्टर जो निकला क्या, वो डाई है, ये जो आप रंग करते हैं, आप उसका ख़त्म करते हैं, कैंसर नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो ये वो चीज़ें, यही मैं चाहता हूँ कि आपके और इस तरह की कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं पता और उनकी वजह से खुदा ना खास्ता हमारी बॉडी में कैंसर बन रहा है? अच्छा देखिए, इसमें मैं बताता हूँ, और मैं फिर बात कर लेता हूँ सीए ब्रेस्ट के रेफरेंस, मदर फीडिंग। अब ये मदर फीडिंग प्रिवेंट करती है सीए ब्रेस्ट को, बहुत से लोग नहीं करवाते तो ये वो चीज़ें अगर हैं कि जिन्हें आप करके कैंसर के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, तो हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। नंबर 2, प्रोफेशनलिज्म भी होती है। सम प्रोफेशनल ऐसे हैं, लाइक रेडिएशन वाले, एटॉमिक वाले, ये इन लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके जीन्स के अंदर वो रेस एक्सरे जो आती हैं, वो चेंजेस ऐसी कर देती हैं जिसमें डैमेज कर देती हैं डीएनए को, और वो रिपेयर नहीं हो पाता, और वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जितना भी जीन्स का रोल है, ये तो मेरा ख्याल है हमारी साइड से अनकंट्रोलेबल है, हम Agreed. इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रही ठीक है, लेकिन जितने एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम खुद अपनी बॉडी में कैंसर भेज रहे हैं, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं? देखिए, एक्सटर्नल फैक्टर जो हम बात कर सकते हैं, फूड है। फूड बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी। आप चिकन ले लें या सब्जियां ले लें, क्या सब्जियां हमारी सारी ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि पानी क्या साफ लगता है उन्हें? क्या खाद आप लोग नहीं डालते? क्या चीज़ें नहीं डालते उसके ऊपर? ये फैक्टर्स हैं जो आपके जो खाते हैं जब हम, तो ब्रायलर चिकन की वजह से। हार्मोन्स देख लें, ड्रग्स हैं, अब कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं लोग मिस यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से चेंजेस आती हैं और आपको कैंसर की तरफ फैल जाना शुरू हो जाते हैं। हमें इन चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और इसमें मैं चाहूँगा गवर्नमेंट लेवल पे भी और मीडिया का बड़ा रोल है कि अवेयरनेस दें। आप बताएं कि ये हार्मफुल है, हम इसको अवॉइड करके कैंसर से बचा जा सकता है, क्योंकि वंस कैंसर हो जाए,
इलाज है अर्ली स्टेज के ऊपर, लेट स्टेज पे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं है। वहाँ पे फिर पैलिएटिव केयर की तरफ चला जाता है कि पेशेंट की देखभाल करें, खा पी ले, सो ले, पेन फ्री हो जाए। फिर आपका मोड चेंज हो जाता है, फिर ट्रीटमेंट क्योरेबल नहीं होती, डिजीज क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल होती है। सिर्फ वो आप मैनेज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकेंगे। अगर जीन्स की कोडिंग चेंज हो जाती है अंदर जाके और वो आपके ग्रोथ सेल्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है और रोकने वाले सेल्स को ख़त्म कर देती है, तो क्या ये डेफिनेट बात होती है कि अगर बाप को या दादे को या परदादे को कैंसर था तो आगे ऑफस्प्रिंग्स को भी कैंसर होगा? चांसेस आर वेरी हाई। देखें, इसमें डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा पेशेंट आपने बाप दादा कि मैं फिर फीमेल्स की तरफ आ जाऊंगा, अगर किसी की मदर को कैंसर है तो बेटी को इज़ वेरी एक चांसेस हैं कि उसने भी ओह, कैंसर हो। सीरियसली? उसके लिए रिकमेंडेशन आ जाती है, जो आपका जवाब मैं देना चाहूँगा सवाल का, उसमें स्क्रीनिंग आ जाती है। ऐसे पेशेंट की स्क्रीनिंग अर्ली शुरू कर देते हैं आप, 30 ईयर्स पे आप शुरू कर देंगे, और हर 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके, चाहे आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, आपने फॉलो कराने हैं, आपने अपने टेस्ट कराने हैं, आपने कंसल्टेंट को दिखाना है कि वो, ताकि क्योंकि यू आर ए हाई रिस्क पेशेंट, उसको वो अर्ली पिक कर लें और ताकि अर्ली इलाज हो सके। तो ये बड़े ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर एक को है तो फैमिली में, यस, दे आर डिफरेंट। यानी ये जीन्स से कैंसर फैलना मिथ नहीं है, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। यस, दिस इज द वन फैक्टर। ये सिर्फ एक फैक्टर है, दे आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। और फैक्टर्स कौन से हैं जिससे कैंसर फैलता है, आगे नस्लों तक कैंसर चला जाता है? नहीं, देखिए, उसमें ये कहना मुश्किल है कि कौन से एक्शनल, उसमें ज़्यादातर रेडिएशन है, मेजर इज जीन्स, लेकिन जैसा मैंने आपको डाई बताई, जो प्रूवन चीज़ें हैं, रेडिएशन आ गई, ड्रग्स आ गई। ड्रग्स में स्मोकिंग भी है? डेफिनेटली स्मोकिंग तो प्रूवन है ना, अब तो आजकल वैप करते हैं, उसका तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि निमोनिक पैच डेवलप हो रहे हैं और कैंसर रिलेटेड हो रहे हैं। सो ये कोई भी अननेचुरल चीज़ होगी, दे आर प्रूवन। मेरा ख्याल है अगर हम कैंसर की बात करें, जो स्मोकिंग, एक सिगरेट के अंदर वो कहते हैं कि 200 ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो प्रूवन है कैंसर करते हैं। सो वंस आप एक जो सिगरेट पीते हैं, उसके अंदर 200 ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, और आप इजीली प्रिवेंट कर, इसलिए यहाँ कहा जाता है कि आप अवॉइड करें। तो ये जो वेप का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ गया है, वेप लड़कियां भी पी रही हैं, लड़के भी पी रहे हैं और बस हाथों में पकड़े हुए हैं, और वो एक शौक ही बना हुआ है कि भाई हम वेप पियेंगे तो बड़े मॉडर्न लगेंगे, हम तो एक अच्छे लाइफस्टाइल में हैं। तो ये जो वेप का कॉन्सेप्ट है, ये कितना खतरनाक है और ये कैसे कैंसर को स्प्रेड कर रहा है? अच्छा, देखिए, वेप जो है ना, अगर हम बात करें, वेप इज जस्ट लाइक ए स्मोकिंग, इट्स पार्ट ऑफ टाइप ऑफ स्मोकिंग है। इसके अंदर भी वही केमिकल्स हैं, इसमें फ्लेवर ऐड हो गए हैं बस। आपको एप्पल है, पाइनएप्पल है, जो आपको फ्लेवर, बट इट इज कॉजिंग लंग्स के अंदर जाके ये ऐसे डैमेज करता है सेल्स को। मैंने भी बात की थी कि बेसिकली अंदर जाके जीन्स को डैमेज करता है, और अगर वो रिपेयर हो जाए, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, वो रिपेयर करे। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है और इंसल्ट जो हुई है वो बहुत ज़्यादा है, इट विल लीड टू अ कैंसर। ना कि सिर्फ ये लंग्स को कैंसर कर रहा है, ये किडनी कैंसर में भी बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैडर कैंसर में भी बहुत रोल है इसका। मैंने आपको बात की, जिस तरह मैंने स्मोकिंग की, सिगरेट की, 200 केमिकल, इसके अंदर भी ऐसे ही है। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, जिसको, जिस तरह कि आपने बात, जिसको अवॉइड किया जा सकता है, यू कैन ईजिली अवॉइड इट। डॉक्टर साहब, सबसे खतरनाक कैंसर कौन सा है जिससे तो बस अगर हो जाए तो बस कानों को हाथ लग जाए कि ये तो नहीं क्योरेबल? नहीं, कैंसर कैंसर ही है। नहीं, मतलब होता है ना कि ये वाली जो टाइप है ये इतनी खतरनाक नहीं है, ये ठीक हो जाएगी, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये कैंसर की टाइप हो गई ना तो ये तो बस जान लेके जाएगी। अच्छा, कैंसर को अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट पे कहूँ ना, जो आपका सवाल है, एक बिनाइन होता है, एक ट्यूमर होता है। बिनाइन होता है जो, बेनाइन क्या होता है? बिनाइन ये होता है मासूम सा होता है ट्यूमर, ग्रोथ हो रही होती है, बहुत स्लो हो रही होती है, जो कि मंथ्स और ईयर्स लेते हैं, और सम टाइम उसमें ऐसे केमिकल्स नहीं रिलीज करता जो नुकसान पहुंचाए, और आप उसकी सर्जिकल रिमूव कर दें तो पेशेंट रिमेन फाइन। ये लेकिन पेशेंट वो होते हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं। आप फॉलो अप कराते रहते हैं कि क्या ये बिनाइन से एग्रेसिव जो ट्यूमर फॉर्म में कन्वर्ट तो नहीं हो गया। जो ट्यूमर की बात कर रहा हूँ, ये कैंसर प्योर कैंसर है जो एग्रेसिव होता है।
अब इसमें कौन सा हर डिपेंड, क्योंकि बालों से लेके स्किन से लेके आंख, नाक, कान, हर चीज का कैंसर है। प्रॉब्लम है किस स्टेज पे हुआ, जो आपका सवाल मैं कहूँगा उसको क्योंकि लेटर स्टेज पे कोई भी कैंसर डायग्नोज होगा उसका आउटकम अच्छा नहीं है। टोटल कितनी स्टेजेस हैं? फिर मैं कहूँगा ये ऑर्गन पे डिपेंड करता है। लाइक अगर मैं कहता हूँ सी ब्रेस्ट की बात कर लेता हूँ, 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। लिम्फोमा है उसके अंदर भी 4 हैं, लेकिन उसको फिर आगे फर्दर ए बी में भी हम डिवाइड कर देते हैं। लेकिन कैंसर के रेफरेंस से इसकी स्टेजिंग इंपॉर्टेंट है, और वो सारा वर्कअप सीटी स्कैन कराना पड़ता है, बायोप्सी करवानी पड़ती है, और फिर आप जाके उसकी स्टेजिंग होती है कि स्टेज इलाज पे पे हम आते हैं। आप पहले ये समझाएं कि कैंसर का, जैसे आपने बताया, हर ऑर्गन का एक अलग कैंसर होता है, और कैंसर की भी 2 मेजर टाइप्स है। एक बिनाइन, वो थोड़ा सा मासूम कैंसर है, इसमें फिर भी मुमकिन है। यस। लेकिन जो ट्यूमर कैंसर होता है वो ख़तरनाक हो जाता है। तो ट्यूमर कैंसर में क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ट्यूमर्स बन जाते हैं। नहीं, ट्यूमर्स एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती है। क्या इसमें आ गिल्टी सकता भी है? आ सकती है, अल्सर आ सकता है, स्किन कलरेशन चेंज, लाइक आप मोल देखते हैं, कैंसर की एक टाइम है जिसमें स्किन ये मोल ही मोल बनना शुरू हो हाँ, जाता है। एग्जैक्टली ऐसा भी होता है। ठीक है, अब ये भी कैंसर की टाइप है। अच्छा, एक एज में आके आपको नहीं पता होता, आपके जिस्म पे बहुत ज्यादा तिल बनना स्टार्ट हो जाता है, मोल बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक टाइप है कि ये खुदा ना यस, खास्ता आप चेक करा लें, आपको कैंसर तो नहीं। बिल्कुल, ये ओह ऐसे माय ही है। गॉड। ये जिससे हमने बात की अर्ली साइन, ये वो साइन है जो पेशेंट आइडेंटिफाई करता है कि यार ये क्या नॉर्मल से ज्यादा मेरे तिल नहीं बनना अच्छा, शुरू हो गए। मोल, वो जो लोगों के मोके बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्राउन से कलर के यस, बड़े बड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ लोगों के रेड तिल भी बनते हैं। बिल्कुल। तो ये रेड तिल जो बनते हैं वो क्या होता है? मतलब वो अच्छा, मोल टाइप नहीं होता, लेकिन वो रेड डिफरेंट निशान है। आपकी बॉडी पे अच्छा, वो बनना स्टार्ट हो जाता शरियानी होती हैं बेसिकली, उसको हम हिमेंजियोमा बोलते हैं। हिमेंजियोमा हमारी वेन्स हैं जो स्किन पे आ जाती हैं, बहुत डोमिनेंट हो जाती हैं, क्योंकि रेड कलर की आपको नजर, तो इसलिए कलर आपको चाहिए, तो वो वेसल्स हैं। मोल डिफरेंट चीज़ है, ब्लैक कलर के स्किन की पिगमेंटेशन है, और एक्सेसिव। अब आप मैं देखे ना, बाहर के ममालिक क्या करते हैं, यूरोप वगैरह में सन बात ले रहे थे, क्यों? उनकी रेडिएशन, उधर कैंसर, स्किन कैंसर ज़्यादा है, जितनी पिगमेंटेशन है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन ज़्यादा है। लेकिन अगर ये एक्सेस होना शुरू हो जाए, अगर ब्लैक ही ब्लैक बनता जाए, इट्स ट्यूमर, इट्स कैंसर, वो नहीं रुक रहा, एक्सेसिव है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको आइडेंटिफाई आपने खुद करना है, और इलाज अर्ली डिटेक्शन के ऊपर ही अच्छे रिजल्ट है। इसके अलावा और ऐसी क्या चीज़ें हैं? जैसे आपने बताया कि अगर आपके जिस्म पे मोल्स बन रहे हैं, तिल बन रहे हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर को विजिट करें। खुदा ना खास्ता कैंसर तो नहीं। इसके अलावा और ऐसी कौन सी चीज़ है? देखिए, वेट लॉस, वेट लॉस, ठीक है। नंबर 2 अनएक्सप्लेन्ड फीवर। आपको बुखार है, 1 हफ्ता रहता है, 2 दिन ठीक हुआ, फिर बुखार हो गया, फिर चढ़ गया, रिपीटेडली आप बीमार हो रहे हैं। नंबर 2 जुबान का जायका चेंज हो जाना। हाँ। आप सडनली होता है आपका जायका चेंज हो गया, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, मीठा अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सी कड़वी चीज़ ऐसा लगता है, नमकीन बड़े ज़्यादा हो गया, ये कान हो जाना, पीलापन आ जाना, आप पता लगता है कि एकदम से पीलापन आना शुरू हो गया, पेशाब पीला आना शुरू हो गया, आंखें पीली होना शुरू हो गई हैं, इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग। लेथार्जी, कमजोरी बड़ी हो गई है, उठा ही नहीं जाता, या कोई ऐसी स्वेलिंग आ गई है, अल्सर बन गया, एक एकदम से गिल्टी भी यहाँ पे बगल में फील होना शुरू हो गई है, दूसरे में नहीं, इसमें है, देयर इज समथिंग। ये वो सिम्टम है जिसपे आपको फौरन कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए कि देयर इज समथिंग, और ताकि उसके अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल उसको फॉलो करें और उसको आइडेंटिफाई करें, और अर्ली एज पॉसिबल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, क्योंकि जितनी अर्ली पिक होगा ना उतना अच्छा रिजल्ट है। सम टाइम होता है खाली ऑब्जर्वेशन होती है, सम टाइम कीमो, सम टाइम रेडिएशन, सम टाइम सर्जरी। ये डिपेंड करता है किस जगह का ट्यूमर है, किस टाइप का ट्यूमर है, क्योंकि वो स्टेजिंग होगी आपकी बायोप्सी के ऊपर, और फर्दर वर्कअप पे डिसाइड होगा, आपका ट्रीटमेंट प्लान उसके बाद स्टार्ट होना है। एक मेरी सराउंडिंग में एक पर्सन है, उसको बहुत ज़्यादा खांसी रह रही थी, लाइक 3-4 महीने और इवन 6 महीने से खांसी बहुत ज़्यादा थी। तो जब खांसी नहीं क्योर हुई, वो डॉक्टर पे गए, उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाए। तो जब टेस्ट करवाए तब पता चला कि उसकी पूरी बॉडी में ब्लड कैंसर फैल चुका है, और एज बहुत यंग थी,
लेकिन ये उन्होंने कहा कि अभी सेकंड स्टेज है तो ये क्योरेबल है, ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, वो ठीक हो गया। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये खांसी रहना हम लोग बड़ा लीनियंट लेते हैं कि इट्स ओके, खांसी है कोई बात नहीं, लेकिन हमारी सोच कभी भी इस लेवल तक नहीं जानती कि भाई खांसी की वजह से हमें ब्लड कैंसर हो सकता है। अच्छा देखिए, खांसी क्यों हो रही थी बेसिकली, पेशेंट सवाल तो ये जो आपका है, हाँ। इम्यूनिटी कम है ना। हम्म। आपकी इम्यूनिटी कम है कि कोई भी इन्फेक्शन फ्लू हुआ, आपको खांसी आना शुरू हो गई, बुखार शुरू हो गया, इम्यून सिस्टम फाइट ही नहीं कर रहा आपका। हम्म। ठीक है ना। ये वो और मैंने एक बात की, अनएक्सप्लेन चीजें हूँ, लाइक खांसी आपको, ये मुझे भी फ्लू होता है, कितने दिन रहता है, 3-4 दिन, तीन हफ्ता, चार दिन, हफ्ता हफ्ता, रह गया। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर किसी को 1 महीना हो गया खांसी रह रही है, हम्म। 2 महीने हो गए खांसी रह रही है, हम्म। नहीं सेटल हो रही, इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग, हम्म। अनयूजुअल हो गई चीजें, हम्म। अनयूजुअली प्रोलॉन्ग हो गई हैं। उस पे वर्कअप हमेशा रिक्वायर्ड होता है। इम्यून सिस्टम आपका कंप्रोमाइज कैंसर में होता ही होता है। इसलिए मैंने बात किया, अच्छा। रिपीटेडली आप बीमार होंगे, पता लगे दफा बुखार हो गया, ठीक हुए, एंटीबायोटिक खाई है, 1 हफ्ते बाद पता लगा डायरिया हो गया। यानी जो बेचारे जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है और जो लोग बेचारे बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं, तो खुदा ना खास्ता उनको इन फ्यूचर कैंसर हो सकता है। ये फ्यूचर में नहीं, ये हो सकता है उस वक्त उन्हें कैंसर हो गया हो। दिस मे बी द सिम्टम, ओह माय गॉड। दिस मे बी द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। ऐसे ही तो पिक होता है। आपने खांसी की बात की, सिंपल खांसी थी, नहीं सेटल हो रही, गए हैं, पता लगा वो तो कैंसर है। और स्टेज भी दूसरी तीसरी चली गई। अर्ली पिक हो गया ना, चले गए। अगर जिस तरह बाकी आपने पहले का, लोग कहते हैं हमने नहीं जाना कुछ निकल आएगा, हाँ। फिर तो नहीं होना था। फिर तो फिर लेटेस्ट स्टेज में जाके पता लगता, फिर शायद कोई अच्छे रिजल्ट भी ना होते। तो आपको इमीडिएटली ऐसे सिम्टम जो एक्सप्लेन ना हो रहे हो, रूटीन से ज्यादा हटकर हो जाए, आपको फौरन किसी कंसल्टेंट से अप्रोच करनी चाहिए। क्या मैं कहीं उस तरफ तो नहीं जा रहा, या क्या ये अर्ली सिम्टम तो नहीं है कैंसर के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर साहब, अगर खुदा ना खास्ता एक यंग इंसान को, लाइक 20-21-22 साल के लड़के को या लड़की को खुदा ना खास्ता एक दफ़ा कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया, मतलब एक आम इंसान को ना ब्लड कैंसर सुन के ही खौफ आ जाता है कि पता नहीं क्या हो गया है, पता नहीं बस अब तो मौत के अलावा तो कोई चीज़ है ही नहीं ना, हम तो इस तरह का डर बिल्कुल जाते हैं। ऐसा ही है। ठीक है। तो अब वो क्योर हो गया, वो ठीक हो गया, उसकी रिपोर्ट्स ठीक आ गई, अब पता चला कि भाई उसको कैंसर नहीं है, तो एक खौफ सा बैठ नहीं जाता कि नहीं ये कैसे पूरा क्योर हो सकता है, ये कहीं ना कहीं लाइफ में दोबारा आ जाएगा। ऐसा मुमकिन है कि अगर एक दफ़ा बॉडी में कैंसर सेल्स बन गए हैं तो वो क्योर भी हो गए हैं, आपकी रिपोर्ट्स ठीक भी आ गई हैं, तो इन फ्यूचर दोबारा कहीं ना कहीं वो सेल्स दोबारा से जाग जाएंगे। यस, दिस इज अ वेरी हाई चांस। देखिए इसके अंदर मैंने बात की, ये पेशेंट वो हैं जो फॉलोअप पे रहेंगे मतलब अगर एक दफ़ा लाइफ आपको लॉन्ग। कैंसर हो गया है यस, तो आपने लाइफ टाइम फॉलो अप में रहना है। 110%, क्योंकि यू आर अ वेरी हाई रिस्क पेशेंट। आप, चांसेस आर वेरी हाई कि आपको दोबारा किसी वक्त भी ट्रिगर हो सकता है। तो उसके लिए वर्कअप, उसका प्रोटोकॉल होता है, हर कैंसर के लिहाज से, हर एरिया के लिहाज से। ब्लड कैंसर इसका अलग प्रोटोकॉल है। आपने इसमें एक बात दफ़ा एवरी मंथ शुरू में, जब 0 हो गया, आप 0 मीटर हो गए, ठीक हो गया, कैंसर फ्री हो गया, आपने फिर एवरी मंथ से शुरू करते हैं, फिर ग्रेजुअली उसको ठीक रिपोर्ट्स आ रही हैं, 6 मंथ ठीक चल रहा है, ईयरली फिर भी ठीक चल रहा होता है, तो ईयरली या 2 ईयरली फिर आपके ब्लड टेस्ट होते ही होते रहते हैं। हम्म। आपने फॉलोअप पे रहना ही रहना है, और ये बड़ा ज़रूरी है, हम्म। क्योंकि पता नहीं लगेगा, और वो टेस्टों से ही आपको उसको अर्ली डिटेक्शन होगी, ताकि आप अर्ली इंटरवेंशन दोबारा कर सकें, उसको बढ़ने ही ना दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, हमने, जब मैं छोटा होता था ना, हम टीवी में ना एक ऐड आता था, HIV, एड्स नाकाबिले इलाज है। क्या आज कोई एड्स का नाम लेता है? नहीं, नहीं लेता। नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? आपने ये क्यों नहीं सोचा? उस वक्त कहा जाता था नाकाबिले इलाज है, बिल्कुल। और ये प्रिवेंशन इज ओनली द क्योर। आज क्या हुआ? आज कोई बात नहीं करता। कहाँ गए पेशेंट? इसका मतलब है ट्रीटमेंट आया, चीजें खत्म होगी, लोग भूल गए। नाउ वी कम ऑन द सेकंड स्टेज। अब ये कैंसर हो सकता है हमारे 10 साल 15 साल बाद, जिस तरह लोग HIV को भूल गए, एड्स को भूल गए, कैंसर को भी भूल जाए। ट्रीटमेंट आ जाए। तो चीजें चेंज इवॉल्व होती रहती हैं। कोविड का किसी ने नहीं सुना था, कोविड आया, आज फिर भूल गए लोग, काफी लोग।
नहीं नहीं, कोविड नहीं अभी बोले हैं। कोविड याद है, बड़े अच्छे से याद या है। द थिंग इज दैट चेंज होगी, प्रायोरिटीज वक्त के हाँ। साथ चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह कैंसर के मतलब भी मैं कहूँगा, जिस तरह अवेयरनेस जा रही है, आज भी बैठे हम देखे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये अवेयरनेस कैंपेन है। लोगों को पता लगे क्या है, अंडरस्टैंड कर सके, अर्ली पहुंचेंगे, जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, आउटकम अच्छा है, अपनी फैमिली पे वापस होंगे, यू विल बी प्रोडक्टिव, आप अपने फैमिली को सर्व कर रहे होंगे। सोशल सिस्टम है हमारा पूरा, एक बंदा है, अब 4 बंदे साथ अटैच हैं उसके, तो हम ऐसे पेशेंट को करेंगे सदका जारी है, उसको पता लगे, ताकि वो ट्रीटमेंट हो और वापस अपनी जॉब पे आए, काम करे, इंशाल्लाह। फैमिली को सर्व करे। इंशाल्लाह। और ऐसा नहीं है कि कैंसर का ट्रीटमेंट है नहीं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। यस, और मैंने अपनी लाइफ में, इवन मेरी अपनी नानों को कैंसर था, वो माशाल्लाह उनका इलाज हुआ और बड़ा बेहतरीन इलाज हुआ, वो कितनी देर माशाल्लाह ठीक रहीं और फिर उन्होंने अपनी बाकी की लाइफ अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारी। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर अल्लाह माफ़ करे इलाज नहीं हो सकता, कैंसर का इलाज है। हमें बस ये करना है कि हमें फ़ौरी तौर पर अप्रोच करना है अच्छे डॉक्टर को, अच्छे हॉस्पिटल को, ताकि हम अपने अंदर जो इस तरह की चीज़ें बन रही हैं उसको ख़त्म कर सकें। मैं आपको इसकी रियल एग्जांपल दूं, मैं अपने घर की, मैं फैमिली की एग्जांपल दे रहा हूँ। श्योर श्योर। मेरी ममानी को तो सर एक फंक्शन था हमारा, ऐसे 3 साल पहले, उन्होंने कहा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं कहा कब से है? ये तो 2 साल से है। ये आपकी वाली बात ही मैं कर रहा हूँ। मैं कहा, बताया क्यों नहीं? कुछ निकल ना आए। हाँ एग्जैक्टली ऐसा होता है। मैं कहा यार ये क्या बात? मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गया, हमने वर्क है वो सीए ब्रेस्ट निकला। अच्छा, हमारे घर में भी एक डेफिनेटली एक सोशल ऐसा बड़ा मसला हो गया जी, सडनली ममानी को कैंसर हो गया। हमने उनको फिर वर्कअप कराया, इलाज कराया, मैं खुद डॉक्टर हूँ, हमने जल्दी कराया, अनमोल से कराया, ट्रीटमेंट कराई, सर्जरी हुई, कीमो हुई, डिसहार्ट बहुत हुई वो। हाँ एग्जैक्टली वो तो होता है। वो बाल सारे गिर गए, स्किन हाँ कलर चेंज हो गया, है ट्रीटमेंट चला। इस बात को आज 4 साल हो गए, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। माशाल्लाह। इस कैंसर के बाद, कीमो के बाद, उन्होंने अपनी 2 बेटियों की शादी भी की माशाल्लाह। और अब बेटे की बारी भी है, वो रिश्ता ढूंढ रही है। माशाल्लाह। आप ये देखिए कि अर्ली ट्रीटमेंट डिटेक्शन से कैसे वो पेशेंट अपनी लाइफ में वापस आए। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। आपकी मुमानी तो फिर यंग होगी ना, मतलब उनकी तो फिर भी रिकवरी के चांसेस बहुत हाई होंगे। मैं अपनी नानों की बात कर रही हूँ, उनको तो मतलब उनकी अच्छी खासी एज थी और उनकी अच्छी खासी एज में उनको कैंसर डायग्नोज हो गया था और उस एज में भी माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा रिकवर किया, वो ठीक हो गई और वो माशाल्लाह अपने सारे काम तहज्जुद तक वो खड़े होके वुज़ू दैट्स करके नाइस, पढ़ती होती दैट्स थी। नाइस। फजर भी वो खड़े होके वुज़ू करके पढ़ती होती थी। हम कहते थे आप बैठ के वुज़ू कर लिया करें, वो नहीं करती थी कि नहीं। मतलब कहने का मतलब वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी देखें माशाल्लाह। टाइमली है ना, आप यू आर वेल एजुकेटेड, आपने फौरी फैमिली ने एग्ज़ैक्टली, पिक किया, फौरन ट्रैक पे है, ट्रीटमेंट प्लान किया एंड यू गेट द रिजल्ट। सो बिल्कुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये काबिल इलाज है, अर्ली जाना है, डरना नहीं है कि जी क्या निकल, अगर निकल पे चीज़ें, बीमारी आ जाती है, अल्लाह की तरफ से आ जाती है, आजमाइश आ जाती है, काबिल इलाज होना ज़रूरी है। हुँ। ऐसी चीज़ जो काबिल इलाज, कोई मसला नहीं, आप करें। अब तो इतनी एडवांसमेंट आ गई, इतने अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल्स आ गए हैं, इतने अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड हैं एंड यू हैव वेरी गुड रिजल्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने 2 टाइप्स बताई हैं, इसमें अब इन टाइप्स में हमें किस तरह पता चलेगा कि ये वाला जो कैंसर है ये ट्यूमर कैंसर हुआ है या ये वाला जो कैंसर है ये दूसरी टाइप का बेनिन बताया था? बेनाइन। बेनाइन बेनाइन टाइप हुई है या ट्यूमर कैंसर हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये बायोप्सी पे पता लगता। ठीक है। सम टाइम क्या होता है, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो जाके फिर आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमें, और ये पैथोलॉजिस्ट करता है। वो उसको आइडेंटिफाई करता है माइक्रोस्कोप के अंदर देख के कि ये बेनाइन है और मेलिग्नेंट या ट्यूमर फॉर्म कौन सी वाली है। और फिर स्टेजिंग जो होती है, जिसका मैंने बात की, वो फर्दर वर्कअप, आप सीटी स्कैन करवाते हैं, पूरी बॉडी का स्कैन होते हैं और ब्लड टेस्ट कुछ ट्यूमर रिलेटेड स्पेसिफिक इस एरिया का है, उस पे जाके डिसाइड। लेकिन बिनाइन का जो आपका सवाल है, वो माइक्रोस्कोप के अंदर देख के ही डिसाइड होता है, पैथोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। ठीक है। अच्छा चलें, ये पता चल गया कि खुदा ना खास्ता ये वाला कैंसर है। हम्म। अब इसके इलाज की तरफ आ जाते हैं कि इलाज में कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं और क्या-क्या प्रोसीजर्स होते हैं? अच्छा देखिए, फिर मैं यही बात करूंगा, ये कुछ चीज़ें ना, कैंसर तकरीबन पूरी बॉडी के हर पार्ट का है। हुँ। आप आँख, नाक, कान, बाल ले लें, नेक ले लें, किसी ऑर्गन, लीवर का ले लें, कि ये डिपेंड करेगा किस एरिया का कैंसर है हुँ। और कितने स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व किया हुआ है उसने, क्या वो फैल गया हुआ है कि नहीं फैला हुआ, क्या सिर्फ एक ही जगह पे है, क्योंकि कन्फाइन होगा ना एक ही जगह पे, तो उस पोर्शन को रिमूव कर देंगे, प्रॉब्लमेटिक चीज़ को रिमूव कर देंगे, तो रिजल्ट तो बड़े अच्छे हैं ना। ये तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट रिमूव कर दी जाती यस, है।
तो वहीं पे वो खत्म हो जाता खत्म है, हो गया, रुक गया। अगर लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ब्रेस्ट कैंसर से वो पूरी बॉडी में फैल जाए। फिर डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छे हैं। हम्म, इतने नहीं है जितना हम सोचते हैं कि बुरे रिजल्ट है, नहीं, उस पे भी बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। हम्म, ये फिर मैं कहूँगा कितना फैला है ये डिपेंड करेगा, डायफ्राम से ऊपर गया है, नीचे गया है, बोन्स में गया नहीं, ये एक अलहदा आ जाता है सिवेरिटी वाइज, लेकिन जनरली अच्छे रिजल्ट हैं। हम्म, अर्ली लेकिन ज़रूर मैटर करता है, मैं फिर यही बात करूँगा। लेटर स्टेज में अगर पूरी बॉडी में फैल गया, फिर रिजल्ट बाज़ दफ़ा बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन कन्फाइन अगर रह कर रिमूव कर दिया आपने, ठीक हो गया। अब तो जो प्रॉब्लम चीज़ थी वो सॉर्ट आउट हो गई, अब तो हमने कुछ नहीं करना, लेकिन फॉलोअप रहेगा। फॉलोअप आप करते रहेंगे 6-6 महीने बाद, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं, केसेस हैं जिसमें एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में भी हुआ, हम्म। दोनों तरफ भी हो सकता है, तो उसको वर्कअप रिक्वायर्ड है, फॉलोअप रहेगा, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। रूटीन के काम काज करें, कोई ऐसे किसी को पता भी नहीं लगेगा। कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट प्रोसीजर में सबसे पेनफुल केमोथेरेपी कहा जाता है, और मैंने देखा भी है केमो के बाद पेशेंट्स बहुत निढाल हो जाते हैं और यस, उनसे खाया पिया नहीं जाता, उनका जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो उनकी हड्डियों में दर्द होता है। अच्छे से अच्छा बंदा भी आफ्टर केमोथेरेपी उसको पता चलता है कि भाई कुछ बॉडी में हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि ये जो केमो का प्रोसेस होता है, ये इसमें क्या ऐसा प्रोसेस होता है और ये इतना पेनफुल, और इससे इससे इम्यूनिटी हमारी और कमज़ोर नहीं होती? मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। देखिए कीमो है क्या? कीमो दवाइयाँ, हम्म, दीज आर द ड्रग्स बेसिकली, जो समटाइम ड्रिप फॉर्म में है, मोस्ट ऑफ द टाइम इंजेक्शन फॉर्म में है, कुछ टैबलेट्स भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपकी ड्रिप फॉर्म में। हर ड्रग के अपने साइड इफेक्ट हैं, तो हम अगर स्पेसिफिकली किसी ड्रग की तरफ जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट आते हैं। हम्म, अब कीमो के साथ जो सबसे कॉमन जो आपने बात की ना, मैं कहूँ ना, छाले बन जाना। आपके मुंह में छाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपने जो बात की, जुबान का जायका तब्दील, खा ही नहीं सकते कुछ, नहीं खा सकते। आप निगल नहीं सकते। फिर हेयर लॉस, हाय, कॉस्मेटिक पेशेंट एक बीमारी इमोशनली डैमेज है। भी होता है। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो सिर्फ फिजिकली नहीं, उसको इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है। हम्म, वो बाल करते, जिस तरह कीमो हुई है, कंघी करते हैं, ऐसे कंघी करते हैं आप, सारे बाल बाल करके, उतर जाते हैं। वो इमोशनली डिस्टर्ब कि ये मुझे क्या हो गया। तो ये वो फैक्टर्स हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं है, इमोशनली, सोशल भी है। अब तो फिर एक ये मीडिया की वजह से मैं कहता हूँ शुक्रगुजार उन लोगों को है, वरना सोशली लोग आइसोलेट हो जाते थे, आइसोलेट हो जाते थे। लोग मिलते नहीं, उसे कैंसर है, खाना अवॉइड करते थे, खाना की सानू भी ना हो जाए, तो दे आई अवॉइड। कैंसर कोई अछूत बीमारी तो नहीं है? यस, शुरू शुरू में ये बड़ी प्रॉब्लम आई, हम्म, लेकिन ये अवेयरनेस जैसे बढ़ती गई, तब चीज़ें बेहतर होती गई हैं। लोग अब हेल्पिंग हो गए हैं, केयरिंग हो गए हैं, पहले शुरू में ऐसे नहीं था, अवॉइड करते थे। तो कीमो की वजह से ये सिम्पटम्स आती हैं। दूसरी चीज, इम्यून सिस्टम बड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, बहुत ज्यादा। अब उसकी वजह से आपको दूसरी इन्फेक्शंस भी लग सकती हैं। हम्म, सम टाइम कीमो के जो कुछ साइड इफेक्ट हैं, उसमें किडनी भी मुतासिर होती है, बाज़ दफ़ा हार्ट मुतासिर हो जाता है। तो ये उसके बेसिकली जो आते हैं ना, ये साइड इफेक्ट आ रहे होते हैं कीमो के, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा टाइम देते हैं ताकि बॉडी दोबारा रिकवर करे, और फिर आपको जी पता है कुछ साइकिल्स होती हैं, 4 to 6 साइकिल्स, रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, तो बार बार इस फेज से आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन फिर मेरे को आप एंड रिजल्ट देखें, अगर आप ठीक हो जाते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग इसको बर्दाश्त करने में कोई हर्ज आप नहीं। जैसे पेन मैनेजमेंट, जी मैं, आपका जो काम है बेसिकली वो पेन रिलीफ है, पेन मैनेजमेंट में डील करता है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो कीमो की इतनी पेन होती है, इसको हम किस तरह कम कर सकते हैं? अच्छा, कीमो की जो पेन होती है ना, देखिए ड्रग इंड्यूस है, मैंने पहले बात की, हम्म, हमें ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिसमें बोन्स पेन शुरू हो जाती हैं, और मुंह में छाले बन जाए, उनके अल्सर्स की पेन हो रही होती हैं। अच्छा, ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिसे इजीली कंट्रोल आप कर सकते हैं। ठीक है, हम उसमें देख लेते हैं पेशेंट को प्रॉब्लम कहाँ ज़्यादा हो रही है, क्या हड्डियों में दर्द हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रही है, हम्म, सर में दर्द हो रही है, कहाँ पे दर्द हो रही है, आप उसके मुताबिक कुछ मेडिसिन दे देते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ इंजेक्शंस ब्लॉक लगा देते हैं, जिससे दर्द ना हो पेशेंट को। मैं आपको देखूँ, मेरे पास अभी एक पेशेंट आया हुआ था, बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा बंदा, उसको ये बक्कल कैविटी का, उसने मुझे एक बात की, कहा डॉक्टर साहब ये कैंसर है, मुझे पता है, मेरी पेन से जान, मैं सो नहीं सकता। और आप देखें ना, किसी के दांत में हमारे दर्द हो जाए, क्या हम रात सो सकते हैं? तो जिसको कैंसर की पेन हो रही है, वो ये कहता है डॉक्टर साहब ये है, इसको छोड़ दें।
मेरी पेन मैनेज करें कि मैंने सोना। तो ऐसी दवाइयाँ, चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ इंजेक्शन हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, आप इजीली पेन मैनेज कर सकती हैं। सम टाइम आप लेज़र करके पेन मैनेज कर देती हैं। सम टाइम ऐसी जो दर्द जाली हुई नसें हैं, उन्हें केमिकल के ज़रिए ब्लॉक कर देती हैं ताकि उन्हें दर्द ना हो। आप करते कैसे हैं? मतलब उस स्पेसिफिक एरिया को सुन करके पेन खत्म करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, ये किस जगह का दर्द है उस पे डिपेंड करेगा। लाइक लिवर का कैंसर है, चीक, जैसे मैंने चीक की एग्जांपल ही दे देता हूँ। तो चीक में आपका सुन करके हम एक नीडल, लेज़र की नीडल डालते हैं बिल्कुल पास ही, जिससे क्या होता है कि जहाँ पे हम पीछे पहुँचते हैं, जहाँ से ये दर्द निकल रही है, जो नस दर्द को लेकर जा रही है, हम लेज़र के ज़रिए वहाँ पहुँच उसको जला देते हैं। पेशेंट को नहीं पता लगता, पेशेंट डोंट फील, क्योंकि हमने सुन किया होता है। तो उससे क्या होता है, ऐसे ही है कि ये बिजली है, बल्ब जल रहा है, पीछे से मैं तार काट दूँ, तो कैंसर तो पड़ा हुआ है, लेकिन मैं पीछे पेन उसकी ख़त्म कर देते हैं ताकि उसे पेन ना हो। बाकी वो अपना इलाज, कीमो करानी है, उसने रेडिएशन करानी है। रेडिएशन और कीमो में क्या डिफरेंस होता है? रेडिएशन, देखिए रेडिएशन तो रेज़ है, जिस तरह एक्सरे की रेज़ होती हैं ना, ये हाई पोटेंसी रेज़ होती हैं जो स्पेसिफिक एरिया पे टारगेटेड करके की जाती हैं। आप एक एरिया पिन पॉइंट कर लेते हैं, जितनी रेडिएशन होगी वो इस पॉइंट पे आके मर्ज होगी, और ताकि वो कैंसर सेल्स जो हैं, जो ग्रोथ हो रही हैं, उनको डेड कर देती हैं। डेड कर देती है। तो वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं। कीमो यूजुअली दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, जो कि जिसकी तरह साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं आम दवाइयों की निस्बत, लेकिन वो क्योंकि जब वो सेल्स को मारता है, उसको ख़त्म करता है, तो थोड़े बहुत नॉर्मल सेल भी डैमेज तो होते हैं ना। ऐसे नहीं होगा कि वो मुकम्मल जाएगी दवाई, सिर्फ टारगेट उस जाके करेगी, मेजर उस पे इफेक्ट डालेगी, लेकिन नॉर्मल सेल्स को भी थोड़ा सा मुतासिर करेगी। जो नॉर्मल सेल को जब मुतासिर करती है, वो आपको पेन्स और ये फीचर्स, बाल गिरना, चीज़ें करना, जैसे कीमो के बाद सबके बाल गिर जाते हैं, अभी उसका साइड इफेक्ट है। चाहे वो कैंसर सेल को भी कर रहा है, लेकिन ये नॉर्मल हेयर्स को भी तो वो कर रहा है। अच्छा, हमारे बाल कीमो के बाद इस वजह से गिरते हैं? यस, और लेकिन वापस भी आए थे, दवाई का नहीं, असर आ खत्म तो होता। जाते हैं, और जो कैंसर के बाद बाल आते हैं बड़े खूबसूरत आते हैं। मैंने देखा है जिन भी लेडीज के बाल आफ्टर कैंसर आए हैं, वो बड़े घने, बड़े क्लियर, बहुत खूबसूरत बाल आए हैं उनका। उनका स्काल्प पे जो हेयर ग्रो करता है बाद में, वो बहुत स्मूथ बाल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो ये ट्रांजिएंट होता है ना, ये फॉर द टाइम बीइंग होता है, दवाई का साइड इफेक्ट आया, लेकिन जैसे ही दवाई का खत्म होता है, नेचर जो है अपना टेकअप करती है, एंड यू गेट ए गुड रिजल्ट। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि कैंसर के मुतल्लिक मिथ्स क्या-क्या बनी हुई हैं? जैसे मैंने एक दफ़ा सुनी थी कि अगर कैंसर का पेशेंट है तो उसके रूम में जहाँ पे वो रह रहा है, किसी किस्म की कोई फ्रेग्रेंस ना जाए। इवन उसके रूम का जो फ्लोर है उस पे आप कपड़ा नहीं फेर सकते, फ़िनाइल नहीं यूज़ कर सकते, कोई परफ्यूम नहीं लगा के जा सकता। इन चीज़ों से कैंसर फैलता है। ये रियलिटी है या मिथ है या क्या है? और इस तरह की और मिथ्स क्या हैं? अच्छा देखिए, मिथ जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछेंगे ना, मैं कहूँगा कि आप जो लोग कहते हैं ये नाकाबिले इलाज, ये मिथ, इससे ट्रीटेबल। हुँ। इसी को सबसे पहले क्लियर करें, जस्ट लाइक ए डिजीज़ जो क्योरेबल है मोस्ट ऑफ द केसेस में। हाँ, लेट स्टेज में ज़रा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इट्स ट्रीटेबल। ये मिथ को ख़त्म करना ज़रूरी है। नंबर 2, कुछ बहुत सी कहा जाए, परफ्यूम ना लगाएँ, फ़रनाइल ना करें, लेकिन एज़ सच प्रूवन कोई चीज़ नहीं है। हुँ। हम तो बहुत से देखिए, मैं तो परफ्यूम का कहता हूँ बाज़ दफ़ा, जिस तरह ओरल कैंसर आते हैं ना, आप बैठ नहीं सकते उनके पास। आप हुँ। उस वक़्त भी मुझसे एक डिस्कस सोशल फैक्टर्स की बात कर रहे थे। उनके कमरे में लोग नहीं जाते, इतनी स्मेल आ रही होती है। हुँ। वो ब्रश नहीं कर सकते, चीज़ें नहीं कर सकते, पस आ रही होती है। नोबडी वांट टू सिट। हम तो परफ्यूम कहते हैं कि आप अपनी हाइजीन्स का अच्छा ध्यान रखें, परफ्यूम, बॉडी स्प्रेज़ का इस्तेमाल करें, ताकि ये सोशल एलिमेंट को आप रिड्यूस कर सकें। तो हुँ। ये फैक्टर्स हैं। तो एज़ सच नहीं, हम परफ्यूम बिल्कुल लगा सकता है कैंसर पेशेंट। अपना ध्यान रखें, स्प्रे कर सकते हैं, बॉडी स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, इसका फैलने से कोई ताल्लुक नहीं है। हुँ। तो खुदा ना ख़ास्ता ये जिन लोगों को ये प्रोस्टेट कैंसर भी हो जाता है, ठीक है? इसमें भी ज़ाहिर है उनका वो इंटरनल जितना भी फ़ुज़ला होता है वो प्रॉपरली बाहर नहीं एक्सट्रैक्ट आउट हो रहा होता, तो उस सिचुएशन में भी उनके पास से स्मेल ही हो सकते हैं और वो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल आता है। देखें, जहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली जो हम बात करें कि अल्सर बन जाना, जहाँ से पस आ रही हो, या ग्रॉइन एरिया हम बात करते हैं, बगल वगैरह जहाँ पसीना वगैरह ज़्यादा आता है, इसमें स्मेल के चांसेस आर वेरी हाई। हुँ। और लेकिन ये ज़्यादातर कैंसर पेशेंट में अगर तो वुंड ज़ख्म बन जाए,
जिसमें से पीप आ रही हो, पानी रिस रहा हो, यूजुअली उसमें इन्फेक्शन का एलिमेंट भी आता है और स्मेल बहुत आती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर साहब, जिन पेशेंट्स को डायबिटिक पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ भी होती है उनको ऑलरेडी, और फिर खुदा ना खास्ता उनको कैंसर भी हो जाए और फिर उसके बाद उनकी बॉडी पे ज़ख्म भी बन जाए, तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात नहीं हो जाती? देखिए ये तो डेफ़िनिटली एक प्रॉब्लम में थे तो साथ दूसरी भी ऐड हो गई। इसमें इम्यूनिटी का बड़ा रोल आ गया ना, क्योंकि इम्यूनिटी डायबिटिक पेशेंट की ऑलरेडी कम होती है, ऊपर से कैंसर पेशेंट और कीमो से और कम हो गई। ये मसले तो होंगे लेकिन इसको ट्रीटेबल है। आपकी शुगर को कंट्रोल करना आपको सम टाइम क्या होता है ऐसे पेशेंट का हम लोग दवाइयों की बजाय इंसुलिन पे कन्वर्ट कर देते हैं। इंसुलिन से क्योंकि शुगर को जब कंट्रोल हम अच्छा करते हैं ना, इम्यूनिटी ज़रा बेहतर होना शुरू होती है, तो नेचर भी अपना काम करना शुरू होती है। जब नेचर टेकअप करती है तो ज़ख्म भी बेहतर होना शुरू हो जाता है और उस वक्त तक कीमो का ज़रा इफेक्ट भी कम और दवाई का असर कम और साइड इफेक्ट कम होना शुरू होती हैं, तो आप पेशेंट रिकवरी फॉर द टाइम बीइंग ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इन लॉन्गर टर्म आप बात करें तो चीज़ें, अगर आपका कंसल्टेंट अच्छा है, ही इज़ मैनेजिंग, यू आर नॉट इन अ ट्रबल। जेंडर वाइज बात की जाए तो अभी तक फीमेल कैंसर ज़्यादा है या मेल कैंसर? फीमेल कैंसर, और वो भी सी ब्रेस्ट, ये इसमें नंबर क्या 1 करना पे। चाहिए? देखिए सबसे पहले अगर आपने खुद ही मुझसे बात एक की थी कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, यू हैव टू सेल्फ एवेल्युएशन। हम्म, जब आप शावर लें आपको अपना एग्जामिन करना चाहिए। हम्म, और अगर आपको कोई ऐसी गिल्टी फील हो या बगल में फील हो या कोई हार्ड चीज़ फील हो या अनएक्सप्लेन पीप निकल रही हो, खून निकल रहा हो निपल से, आपको फौरन कंसल्टेंट दिखाना चाहिए। या आपका कलर, स्किन कलर चेंज होना शुरू हो जाए, ये वो एलिमेंट है जो इनिशियल है, आपको फौरन इस पे एक्शन लेना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरी ये सजेशन ये है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट सबसे ज़्यादा और खुदा ना खास्ता कभी कभार ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस भी फील होते हैं और आपको दर्द बहुत ज़्यादा, मतलब वैसे नॉर्मली नहीं होती लेकिन आपको बैठे बैठे बहुत ज़्यादा दर्द फील होती है, तो क्या ये भी एक सिम्टम हो सकती है? अच्छा, हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स को भी पेन होती है, कमर हम्म, में दर्द होती है, हम्म, बैठे हुए खिंच, लेकिन अगर रिपीटेडली हो रहा हो, हम्म, मैंने ये बात की, फ़र्ज़ करें एक आम है उसे खिंच पड़ जाती है, ठीक है, 1-2 दिन, 4 दिन में, 6 दिन में ठीक होगी, लेकिन 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, ठीक नहीं हो रही, हम्म, आम ड्यूरेशन से prolong हो गया, नाउ दिस इज़ अ साइन कि यू शुड मीट योर कंसल्टेंट, बिल्कुल। दिस इज़ द टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये वो वक्त है जिस पे आपने मिलना ही मिलना है अपने कंसल्टेंट को। यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो अर्ली पिक तभी होगा जो सिम्टम पर लॉन्ग हो जाए थोड़े से। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी सराउंडिंग में कोई भी कैंसर पेशेंट है तो आप उसकी ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।